Until then, I request all of you for your patience, and I also request all of you to switch off your phones already. Thank you. तो इस बात पे तो कोई डाउट नहीं है कि इस मूवी ने इतिहास रच दिया है और कोने कोने में, शहर शहर में, गांव गांव में, इनफैक्ट बाहर कई देशों में भी इस मूवी को कमाल की सराहना मिल रही है और मिलनी भी चाहिए, क्योंकि इस मूवी का मकसद केवल आर्ट के माध्यम से मनोरंजन करना नहीं है, बल्कि सभी को एजुकेट करना है, साथ ही में उन भूले हुए पलों को दिखाना है जिन्हें भुलाए भी भूला नहीं जा सकता है। तो इसलिए ये है हमारी कोशिश आप सभी के द्वारा इस मूवी के माध्यम से एक ऐसे इंसिडेंट को प्रोजेक्ट करना जिसे बहुत ही बखूबी किया है पूरी मूवी की टीम ने। एंड दस आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस ऑल ऑफ यू टू द वेरी टैलेंटेड मिस्टर विवेक अग्निहोत्री इन योर हेवी अप्लॉजेस, एंड आई रिक्वेस्ट हिम टू टेक दिस फॉरवर्ड। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। ये एक परंपरा आज टूट रही है। जनरली बॉलीवुड की जितनी फिल्में आपने देखी होंगी सबके बम्बई में होती हैं कॉन्फ्रेंसेस, और फिल्म रिलीज़ होने के पहले होती हैं। तो हमने इसका प्रीमियर भी दिल्ली में किया और इसकी जो पहली ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो भी हम यहाँ दिल्ली में कर रहे हैं। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फिल्म एक अभूतपूर्व तरीके से आज भारत के एक एक जन को जोड़ रही है। जगह जगह टिकट नहीं मिल रहे हैं, हाउसफुल हैं, पर इसके पीछे क्या चीज़ है? ये फिल्म जो है ये पहली ऐसी फिल्म है द कश्मीर फाइल्स जो रियल लोगों के इंटरव्यूज़ करके, उनके रिसर्च करके 4 साल बाद बनी है। ये भारत के इतिहास नहीं, वर्ल्ड सिनेमा के इतिहास में पहली बार ऐसा कुछ हुआ है। तो सब इसके पहले हम शुरू करें, हम सब स्टेज पे आके सवालों के जवाब दें। मैं आपको बताऊं आज का एजेंडा क्या है। तो इसलिए मैं आपको सबसे पहले एक छोटी सी झलक, एक 20 मिनट की झलक दिखाना चाहता हूं, ताकि आप सबको ये पता चले कि इस फिल्म के पीछे कितना खून और पसीना बहाया गया है। ये फिल्म किस तरह से रिसर्च करके की गई है। सब लोग हमेशा जब फिल्मों की बात होती है फिल्मी बातें करके निकल जाते हैं, पर ये एक भारत, स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक ऐसा बिंदु है, एक ऐसा माइलस्टोन है जो अगले कई 50-100 साल तक जिसकी चर्चा होने वाली है। और मैं आप सबका बड़े तहे दिल से स्वागत करके चाहता हूं इस इतिहास का आप सब हिस्सा बने। आप सब जाने के पहले एक फ़ोटो खींचिएगा, क्योंकि आप याद रखिए कुछ साल बाद ये फ़ोटो बहुत बेशकीमती होने वाली है। तो आप इसको देखें। इसमें उन कुछ हमारे पास तो कम से कम 4-5 हज़ार घंटे का फुटेज है जो हम बाद में इसको एक सीरीज़ की तरह से निकालेंगे, पर ये सिर्फ आपको एक झलक दिखाने के लिए है कि क्या है वो दर्द, क्या है वो पीड़ा जो इस फिल्म में दर्शाई गई है और कितनी सत्य ये फिल्म है। मैं आपको ये बता दूं, ये जो फर्स्ट जनरेशन विक्टिम्स, मतलब जब ये 1985 से लगभग 95 के बीच में सारी घटनाएं चल रही थी, ख़ास तौर पे 1990 19 जनवरी को, उसमें जिनके माँ बाप को मारा गया, माँओं का रेप किया गया, बहनों का रेप किया गया, जिनके बच्चों को मारा गया, घर जलाए गए, उस लेवल के फर्स्ट जनरेशन विक्टिम्स, इनका पूरे विश्व में जहाँ जहाँ ये लोग हैं, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूके हो, चाहे साउथ अफ्रीका हो, चाहे सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जम्मू, दिल्ली, बेंगलोर, आप नाम लीजिए, जहाँ भी हैं वहाँ जा के उन लोगों के मैंने और पल्लवी जी ने ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा, जिसके को फाउंडर सुरिंदर कौल जी, डॉक्टर सुरिंदर कौल अमेरिका से कल ही आए हैं यहाँ, उनको भी मैंने यहाँ बुलाया है। उनके सहयोग से हमने पूरे विश्व में जाके उन लोगों के लंबे लंबे इंटरव्यूज़ रिकॉर्ड किए, जो काम भारत सरकार को आज से पिछले 30 साल में करना चाहिए था। ये उनकी एक छोटी सी एडिट है और इनके बयानों पे ये फिल्म बेस्ड है। सभी की आंखें नम है और यही मकसद भी है इस मूवी का कि इस दुख, दर्द, कष्ट और पीड़ा को सभी तक पहुंचाया जाए, जिसे काफ़ी कोशिश की है दबाने की, पर इस नेक कदम के द्वारा, इस मजबूत काम के द्वारा हमारी कोशिश है कि हर किसी को पता लगी कि क्या सहा है कश्मीरी पंडितों ने। इसलिए मैं बहुत गौरव के साथ दोबारा से आमंत्रित करना चाहती हूँ मिस्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री जी को। आप सभी के सामने एक बार जोरदार तालियां हो जाए प्लीज। मैं श्री अनुपम खेर जी को बुलाना चाहता हूं, जो इस फिल्म की
ब्लड लाइन है। जिनने फिल्म देखी है, किस किस ने फिल्म देखी है यहाँ, तो आप सब जानते होंगे किस तरह से उन्होंने इस रोल को निभाया है। आप सब सवाल पूछेगा, आइए सर बैठें। दूसरा, इस तरह की फिल्म बनाना असंभव है अगर आपके साथ जुड़े हुए लोगों को उस पर पूरा विश्वास ना हो। मेरी धर्म पत्नी भी इस फिल्म की प्रोड्यूसर भी हैं, एक्टर भी हैं। तो जब हम लौट के आया मैं अमेरिका से, मैंने कहा ये फिल्म बनानी है, पर इसमें बहुत खतरे हैं, बहुत फतवे हैं, बहुत एक कठिन रास्ता है। तो पल्लवी जी ने मुझसे कहा, जिस तरह बॉर्डर में सैनिक लोग देश के लिए लड़ते हैं, क्या हम क्रिएटिव सोल्जर्स बन के इस फिल्म को नहीं बना सकते। तो पल्लवी जोशी, जिनके कारण मैं, आइए पल्लवी जी, आइए अभिषेक जी। और ये फिल्म संभव ही नहीं थी बननी अगर जो कश्मीरी पंडित कम्युनिटी है, जो 32 साल से उनसे किसी ने बात नहीं करी, उनकी कहानी नहीं पूछी और अपना दर्द सीने में समेटे हुए ना जाने कितने लोग, कितने हज़ारों लोग, लाखों लोग इस दुनिया से चल बसे, उनके बच्चे आज सारी दुनिया में नाम रोशन कर रहे हैं भारत का। उन सबसे मिलाने का जो दायित्व था, जो नेटवर्किंग थी, जो लॉजिस्टिक्स थी, बिना एक सवाल पूछे, बिना किसी स्वार्थ के जिसको पूरा किया, मैं ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा, जो 32 साल से अपने हक के लिए, अपने घर, अपनी ज़मीन पर जाने के लिए लड़ रहे हैं, उसके को फाउंडर डॉक्टर सुरेंद्र कौल, हमारा सौभाग्य है कि वो कल ही भारत आए हैं, उनको भी बुलाते हैं। आइए। मैं जिस कारण से ये हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आप सब ने ये देखा, ऐसा कोई नहीं होगा जिसकी आंखें थोड़ी नम ना हो जाएं। देखिए, ये कोई ऑर्डिनरी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। ये इसकी गरिमा अगर हम बनाए रखेंगे तो आप लोग को भी बहुत आशीर्वाद मिलेगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब ये फिल्म हमारी शुरू हुई तो कोई ऐसा नहीं था जो इस पर विश्वास करता हो, इस सब्जेक्ट पे, इसलिए क्योंकि सबका ये विश्वास था कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है, क्योंकि लोगों ने देखा नहीं था। मैंने अपने जीवन में ना पढ़ा था, मुझे पता था कश्मीरी पंडित लोगों के साथ ऐसा हुआ है, कश्मीरी हिंदुओं के साथ ऐसा हुआ है। मैं होलोकॉस्ट के बारे में सब जानता था, पर अपने ही देश में हुए जेनोसाइड के बारे में नहीं जानता था। ये फिल्म का क्या रोल रहा है भारत के वर्तमान और भविष्य में, उसके बारे में आपको मैं 2-3 मिनट बताऊंगा। जब हम इस फिल्म को दिखाने या अमेरिका गए, क्योंकि कोविड का वक्त था, भारत में थिएटर सारे बंद थे, फिल्म तैयार थी, तो हमने कहा इस वक्त का यूटिलाइजेशन करते हैं। क्या ये संभव है कि एक फिल्म जो भारत में बनी हुई है वो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के लिए, यानी एक सॉफ्ट पावर की तरह से काम कर सके। जो लोग नहीं जानते उनको मैं बताऊं कि 1945 में जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, 1940 और 45 के बीच में, तो अमेरिकन गवर्नमेंट की जो इंटेलिजेंस सर्विस है CIA, उसने व्हाइट हाउस के इंस्ट्रक्शन पे हॉलीवुड के साथ मीटिंग करके हॉलीवुड से रिक्वेस्ट की थी कि ये जो देश की लड़ाई जो है, क्या आप इसमें कोई योगदान दे सकते हैं। और तब सारे हॉलीवुड ने ये कसम खाई थी कि हम ये लड़ाई सॉफ्ट पावर की तरह लड़ेंगे, और सॉफ्ट पावर वर्ड का वहाँ से इजाद हुआ, वहीं से जो सॉफ्ट पावर की बात होती है चालू हुई। हमारी फिल्म इंडस्ट्री भारत की महान सभ्यता, संस्कृति और हमारी एकता, डाइवर्सिटी को, हालांकि हमारी कई तमाम फिल्मों ने उसके बारे में जिक्र किया है, उसको हाईलाइट किया है, लेकिन एक फिल्म भारत के विरुद्ध आज जो युद्ध चल रहा है, भारत एकमात्र ऐसा राष्ट्र है आज पूरे विश्व में जिसकी ताकत का अंदाज़ा विश्व को लग चुका है। और आप जानते हैं कॉम्पिटिटिव मार्केट में कोई नहीं चाहता कि दूसरा मार्केट खड़ा हो, दूसरी सभ्यता, दूसरी संस्कृति उनसे ज़्यादा बलवान हो। इसीलिए भारत पे लगातार तरह तरह के अटैक किए जाते रहे, ख़ास तौर पे कश्मीर का मुद्दा। जब मैं 2018-19 में जब अमेरिका का दौरा कर रहा था इसी फिल्म के इंटरव्यूज़ के लिए, तो वहाँ पे मुझे न्यूयॉर्क में टाइम स्क्वायर में एक बहुत बड़ी, विश्व की सबसे विशाल, प्रतिष्ठित और सबसे एक्सपेंसिव एक होर्डिंग लगी थी फ्री कश्मीर के ऊपर, और उसमें कई सारे भारतीय लोगों के बच्चों ने भी चंदा दिया था, फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट किया था। एक न्यूयॉर्क एयरपोर्ट के बाहर लगी थी। अमेरिका में एक बहुत बड़ी कैंपेन चलाई गई थी जो कि भारत को बदनाम करने के लिए, और किस तरह से कश्मीर भारत, अखंड भारत का हिस्सा नहीं है, इसके ऊपर एक कैंपेन चली थी। आपने बहुत आर्टिकल्स पढ़े होंगे वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स में,
जो भारत के ही कई पत्रकारों ने लिखे थे। तब इस फिल्म को किस तरह से, भाई साहब जरा बंद कर लें, जी हाँ, किस तरह से इस फिल्म ने कश्मीर में 16 शहरों में स्क्रीनिंग की, जिसको 36 ऑर्गेनाइजेशन 36 सॉरी कश्मीर यूएस में 36 ऑर्गेनाइजेशंस। इतनी अभूतपूर्व बात है। जिस तरह से हॉलीवुड 1945 से पूरे दुनिया में एक सॉफ्ट पावर की तरह लोगों को बता रहा है, आप दुनिया के किसी भी कोने में जाके किसी भी बच्चे से पूछिए विश्व की सबसे महान कंट्री और सबसे स्ट्रांग डेमोक्रेसी कौन सी है। आपको तंजानिया में बैठा बच्चा, कश्मीर में बैठा बच्चा, शिलोंग में बच्चा बैठा, जो उसका कोई पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं है, जो ना तो CNN सुनता है ना न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ता है, वो भी आपको बोल देगा अमेरिका। ये कैसे सीखा उनने? ये अपनी फिल्मों की ताकत से अपने देश पे गर्व करना और अपने देश की महानता को पूरे विश्व तक ले जाने का जो जिम्मा हॉलीवुड ने उठाया है, उससे एक सबक लेके हमने भी ये जिम्मा उठाया था कि क्या कश्मीर फाइल्स जो है विश्व में एक डिप्लोमेटिक भारत का सॉफ्ट पावर बन के जा सकती है कि नहीं। और इसीलिए एक जिद के तहत हमने इसको अमेरिका में घूम घूम के सब जगह दिखाया। और हमारा फोकस इंडियन लोगों को दिखाना नहीं था, हमारा फोकस था अमेरिकन्स को, ब्लैक्स को, वाइट्स को, हिस्पैनिक्स को, बाकी लोगों तक ये बात पहुंचाना। और मैं आपको बहुत गर्व के साथ एक बात बताना चाहता हूं, वॉशिंगटन DC में इस फिल्म को देखने के बाद कैपिटल हिल, जिसको विश्व की सीट ऑफ डेमोक्रेसी बोलते हैं, टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी बोलते हैं, और माना जाता है विश्व की सबसे स्ट्रांग डेमोक्रेटिक संस्था है, जो अमेरिका का पार्लियामेंट है, जो नहीं जानते उनके नॉलेज के लिए, उसको कैपिटल हिल बोलते हैं, जहां वहां सारे उनके सेनेटर्स और कांग्रेसमैन बैठते हैं। वहां पे इस फिल्म के लिए एक कांग्रेशनल रिसेप्शन रखा गया। उसमें वो भी कांग्रेसमैन जो कि कश्मीर एंटी इंडिया कश्मीर कैंपेन में सॉफ्ट इनडायरेक्टली या डायरेक्टली इन्वॉल्व थे, उनको भी आके अपनी स्पीच में कैपिटल हिल की छत के नीचे कहना पड़ा कि दिस वाज नॉट एन एक्सोडस, दिस वाज अ जेनोसाइड। ये एक इतनी बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है जिसकी कल्पना आज करना मुश्किल है, पर आपको कुछ सालों में पता चलेगा। अमेरिका की जितनी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, हार्वर्ड क्लब में हो, चाहे जॉर्जिया टेक यूनिवर्सिटी हो, चाहे यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स हो, यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन हो, यूनिवर्सिटी ऑफ डेनवर हो, वहाँ सब जगह इस फिल्म की इम्पैक्ट स्क्रीनिंग्स रखी गई, जो कि अमेरिकन वाइट्स और ब्लैक्स और सब लोगों ने देखी, जिनके सारे इंटरव्यूज़ और सब अवेलेबल हैं यूट्यूब में। पर उससे भी ज़्यादा ऐतिहासिक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। एग्जैक्टली उस जगह जहां पे फ्री कश्मीर कैंपेन पाकिस्तान की लॉबिंग से और भारत के ही कई लोगों के सहयोग से लगाई गई थी, इस फिल्म को देखने के बाद अमेरिका में इसके जो व्यूअर्स थे, जिन लोगों ने देखा, उन लोगों ने स्वेच्छा से बिना किसी के बोले पैसे कंट्रीब्यूट कर करके अंततः उसी टाइम स्क्वायर में, जो विश्व की सबसे प्रतिष्ठित, सबसे बड़ी, सबसे महंगी होर्डिंग की साइट है, इस 26 जनवरी को कश्मीर फाइल्स का वहां पे होर्डिंग लगवाया। और पहली बार अमेरिका के इतिहास में, इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, पहली बार अमेरिका के इतिहास में कश्मीर का पूरा मैप न्यूयॉर्क सिटी के टाइम स्क्वायर पे दिखाया गया। जो लोग नहीं जानते इनकी नॉलेज के लिए, अमेरिका में आज तक कभी कश्मीर का पूरा मैप नहीं दिखाया गया है। जो हिंदुस्तानी हैं, उनके बच्चों तक ने अमेरिका का कश्मीर का पूरा मैप नहीं देखा है। एक फिल्म की इतनी ताकत है। और अब इसके बाद जिस लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। भारत के अगेंस्ट एक बहुत स्ट्रॉन्ग लॉबी काम करती रही है वेस्ट में। जब एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ, तो उसके बाद तमाम ऑर्गेनाइजेशंस में, जो मोस्टली उसमें कई सारे भारतीय भी इन्वॉल्व थे, पर जनरली उसमें काफ़ी पाकिस्तान लॉबीज इन्वॉल्व थे, तरह तरह की ताकतें जो भारत के अगेंस्ट काम करती हैं, उन्होंने वहाँ की जो स्टेट है वो एक अपने आप में राष्ट्र की तरह होती हैं वहाँ की स्टेट्स,
वहाँ की जो पार्लियामेंट संविधान सभा समझ लीजिए, तो जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वहाँ जा जाके कैंपेनिंग कर करके वो लोग वहाँ से इंडिया के अगेंस्ट रेजोल्यूशंस पास करवाए हैं। सिएटल स्टेट में हुआ है, कई तमाम स्टेट में हुई है। डॉक्टर कॉल उस पर रोशनी डालेंगे कि इंडिया एक फैशिस्ट गवर्नमेंट है, कश्मीर को ज़बरदस्ती उसका आधिपत्य रखा है, कश्मीर जो है वो भारत का हिस्सा नहीं है, किस तरह कश्मीर में 4G नहीं है, इंटरनेट नहीं है। और हम लोग भी उसी आर्ग्यूमेंट में फंस गए। हम भी वो झूठे आर्टिकल जो वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स में हमारे ही लोग लिखते थे उनमें फंस गए। किसी एक आदमी ने मेन स्ट्रीम में एक सवाल नहीं पूछा, हाँ भाई 4G और इंटरनेट की बात तो ज़रूर करेंगे, पहले ये बताइए कि जो कश्मीरी हिंदू जिनकी वो ज़मीन है वो वहाँ क्यों नहीं है। और अमेरिकन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में भी ये बात नहीं पूछी गई। ये फिल्म रोड आइलैंड्स एक अमेरिका का सबसे ज़्यादा डेमोक्रेटिक, लिबरल और प्रोग्रेसिव स्टेट है। अमेरिका का जो भी डेमोक्रेट प्रेसिडेंट के लिए खड़े होते हैं, मुझे जो बताया गया वहाँ पे, उनकी जो पहली स्पीच होती है वो रोड आइलैंड से ही शुरू होती है। कैनेडी की भी कैंपेन वहीं से शुरू हुई थी। वो एक बहुत डेमोक्रेट सी गवर्नमेंट है। इंडिया में एक ऐसी मिथ बन गई है कि शायद डेमोक्रेट्स हमें पसंद नहीं करते हैं, लेकिन 2014 के बाद जो एक नए भारत का निर्माण हुआ और खास तौर पे एब्रोगेशन ऑफ 370 के बाद जो ग्लोबल लेवल पे भारत का एक नेतृत्व हुआ है, वो छवि हम तक उसी तरह से नहीं आ पाती है जिस तरह से 32 साल से कश्मीर का सच हमारे पास नहीं आया। तो अब मैं आपको डॉक्टर सुरेंद्र कौल, रोड आइलैंड की जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, यानी वहाँ की जो विधानसभा है, और अमेरिका का स्ट्रक्चर इंडिया जैसा नहीं है, वहाँ पे जो स्टेट है अपने आप में इज अ कंट्री विद अ कॉन्स्टिट्यूशन। किसी ने लॉबिंग नहीं की, किसी ने कैंपेन नहीं की, मैं जानता भी नहीं हूं वो कौन लोग हैं जिन्होंने ये किया है। वहाँ के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने हमारे लिए एक प्रोक्लेमेशन इशू किया है, जिसको डॉक्टर सुरेंद्र कौल कल अमेरिका से अपने साथ लेके आए। उसको वहां के मेजॉरिटी लीडर और माइनॉरिटी लीडर, मतलब डेमोक्रेट लीडर ऑफ द हाउस, रिपब्लिकन लीडर ऑफ द हाउस एंड द स्पीकर ऑफ द हाउस ने उनके ऑफिशियल एम्बलम के साथ उसको सर्टिफाई किया है। इससे बड़ी जीत भारत की अखंडता के लिए पिछले 70 साल में आज तक नहीं हुई। ये इतना ऐतिहासिक मौका है। अगर आप इसकी गंभीरता और इसको समझेंगे तो मेरे ख्याल से हम सब मिलकर भारत का नाम सारी दुनिया में कश्मीर की अखंडता को लेके एकजुट होकर काम कर सकते हैं। अब मैं डॉक्टर सुरेंद्र कौल से चाहता हूं कि वो कहाँ है, एक सेकंड, राजू सर्टिफिकेट कहाँ है? वेयर इज दैट सर्टिफिकेट? वेयर इज राजू? वो एक नहीं, वो ब्लू वाला कहाँ है? एक सेकंड जरा रुकिए, वो राजू। नमस्कार मैडम प्लीज फोन बंद कर दीजिए। इससे पहले मैं एक सेकंड हाँ, फोन साइलेंट कर दीजिए जी। इससे पहले मैं ये आपको पढ़ के सुनाऊं। आप सबों ने ये 20 मिनट का डॉक्यूमेंट्री देखा। ये तो बहुत ही छोटा हिस्सा था ये पूरे कैंपेन में। पिछले 32 साल से पूरा हमारा समाज जेनोसाइड और एथनिक क्लेंजिंग होने के बाद छोटे से समाज के हजारों टुकड़े हो गए। एक टुकड़ा जगती में चला गया, एक टुकड़ा दिल्ली में चला गया, एक टुकड़ा जयपुर में चला गया, एक टुकड़ा बम्बई में चला गया, एक टुकड़ा अमेरिका में चला गया जैसे मैं आया। मगर ये छोटे से समाज को पिछले 32 वर्षों में इतना झेलना पड़ा। और उससे ज़्यादा जो हमारे लिए बहुत ही दर्दनाक था वो था कि इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। एक इंडिपेंडेंट इंडिया में जो कि 1990 और उसके पश्चात एक जेनोसाइड हुआ, एक एथनिक क्लिंजिंग हुई कि पूरी कम्युनिटी को ही वहां से निकलना पड़ा अपने फेथ की वजह से, और इसके बारे में कोई चर्चा नहीं, कोई ये नहीं। इससे हमको बहुत ज्यादा चोट पड़ा। पर हमारा समाज, अनुपम खेर साहब, हमारे समाज ने इतना योगदान दिया है भारत के डेवलपमेंट के लिए, स्टेट के डेवलपमेंट के लिए। वहाँ पे हर बच्चों को एजुकेशन
मुख्यतः हमारे समाज के लोगों ने, प्रोफेसर्स ने दिया है। हमने कभी वायलेंस नहीं किया, जैसे कि आपने देखा हमने कभी बंदूक नहीं उठाई। हम तो लोग सोचते हैं कि भाई वो टेररिस्ट इसलिए बना क्योंकि उसके ह्यूमन राइट्स को वायलेट किया गया, मगर हमारे ह्यूमन राइट्स को वायलेट करते हुए 32 साल हुए और एक भी हिस्टोरिक एविडेंस नहीं है जहां पे कश्मीरी हिंदू ने किसी भी रिलीजन को सिविलियन परस्यूट में मारा हो, पत्थर भी फेंका हो। मगर हमने अपना ये जो गुस्सा है, ये गुस्सा हमने रखा और उस गुस्से को हमने कन्वर्ट किया इनटू पॉजिटिव एनर्जी टू डेवलप मैनकाइंड, टू वर्क फॉर मैनकाइंड। हमारे लोग इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, लॉयर्स, टू हेल्प पीपल, उसमें योगदान दे रहे हैं। ये कैंपेन हमने चलाया, ये दर्द था हमारे पूरे समाज में। कई सारे फिल्में कश्मीर पे बनी और मुझे बहुत दुख से कहना पड़ता है उन सारे मूवीज में टेररिज्म को या तो रोमांटिसाइज किया या तो ग्लोरीफाई किया और हमारा जो दर्दनाक कहानी थी उसका पूरा वाइट वॉश हो गया। हमने कई सारे बॉलीवुड डायरेक्टर से अप्रोच किया कि हमारे बारे में कुछ बताया जाए, पर मुझे शर्म आती है कि उसको दरकिनार कर दिया गया। विवेक अग्निहोत्री जी, पल्लवी जोशी जी, विवेक अग्निहोत्री जी से हमने 2018 में रिक्वेस्ट करी कि क्या आप इस बारे में कुछ प्रोजेक्ट बना पाएंगे, कुछ कर पाएंगे। और वहाँ पे उसके बाद विवेक जी ने एक आध महीना टाइम लेके बताया कि हाँ, ये बहुत ज़रूरत है कि जो हुआ उसको एक सेलुलाइड सिनेमा पे लाया जाए। और पूरा हमारा समाज ऋणी है विवेक अग्निहोत्री जी पे, पल्लवी जोशी जी पे कि इन्होंने ये बेड़ा उठाया और एक सत्य का पूरा एक सिनेमा जो है, इसको 700 टेस्टिमोनियल्स इकट्ठा किए, वो भी हर एक के घर जा जाके, जगती में जाके, दिल्ली के जहाँ पे वो रहते थे उनके घरों में जाके उन्होंने वो टेस्टिमोनियल्स इकट्ठे किए। अमेरिका में इतने सारे शहरों में जाके 100 माइल्स उन्होंने ड्राइव किया, उनको पहली बार किसी ने सुना। आप देखेंगे कि पूरे समाज में एक जुनून आया है इस समय और पूरा समाज ये यकीन भी नहीं कर पा रहा है क्या ये सत्य ऐसा हुआ है क्या, क्योंकि पहली बार किसी ने उनकी बात सुनी है। किसी सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी, पूरे सिस्टम फेलियर्स के हम शिकार बने और उसको एक्सप्लॉइट किया गया। और हम बहुत ऋणी हैं, धन्यवाद देते हैं विवेक अग्निहोत्री जी को, पल्लवी जोशी जी को कि ऐसा किया। और अमेरिका में जब ये इसका कैंपेन चला, प्री स्क्रीनिंग चली, 16 स्क्रीनिंग्स हुई और जिसमें मुस्लिम्स भी शामिल हुए, अफ्रीकन अमेरिकन्स भी शामिल हुए, हिस्पैनिक्स भी शामिल हुए, कश्मीरी हिंदूज भी शामिल हुए, और सारे इंडियन डायस्पोरा शामिल हुआ। इस कैंपेन को भले ही ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा चला रहा था, मगर इसके साथ पूरा इंडियन डायस्पोरा खड़ा था। पहली बार वी फेल्ट प्राउड कि गुजराती समाज, तेलुगु समाज, सिंधी समाज, सिख समाज, क्रिश्चियंस, सबों ने इसको सपोर्ट किया, ज्यूज पूरा सपोर्ट किया। और हर एक 16 स्क्रीनिंग्स में वो आए, ये पता भी नहीं चल रहा था वो हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, अफ्रीकन अमेरिकन है, सब रो रहे थे। इसका मतलब ये था कि ह्यूमैनिटी इज सच अ थिंग विच बाइंड्स पीपल। ह्यूमैनिटी, आप कोई रंग हो, कोई लैंग्वेज हो, कोई आपका एथनिसिटी हो, ह्यूमैनिटी इतनी पावरफुल चीज है कि सबों को जोड़ती है। ये मैजिक हमने अमेरिका में देखा और अब हम पूरे इंडिया में इसको देख रहे हैं और पूरे वर्ल्ड में जहां जहां पे मूवीज चल रही है उसको देख रहे हैं। दैट इज द मैजिक दैट विवेक जी एंड पल्लवी जी हैज प्रोड्यूस्ड। दिस इज ऑल अबाउट, देखिए, we are not talking about Hindu, Muslim binary, it is all humanity. Global terrorism सबों के लिए it's a monster.
चाहे वो कोई भी फेथ का आदमी हो, इट इज अ मॉन्स्टर, वो एक दिन उसको खा जाएगा। वी वॉन्टेड टू क्रिएट एन अवेयरनेस एट अ ग्लोबल लेवल, इंडिया लेवल पे तो है ही, एट अ ग्लोबल लेवल, एंड द प्रोडक्ट वॉज सो स्ट्रॉन्ग। जो इन्होंने मैजिक किया, द प्रोडक्ट इन्होंने बनाया, इट इज सो स्ट्रॉन्ग दैट इट मेल्ट्स द हार्ट ऑफ एनी इंडिविजुअल who is seeing it. We had lots of Muslims who watched these screenings in all 16 screenings in US cities. Afghani Muslims, persecuted communities, Yazidis communities, people from other, I'm naming Muslims just to get you an idea, even Muslims were feeling so bad about it. So this is the magic. इसके अलावा we had lots of impact screenings in various universities, जैसे Harvard University, Massachusetts University, Rhode Island College, all across the US, and some very prestigious institutions like Capitol Hill. वहाँ के congressmen, senators, they endorsed कि जो ये आपके साथ हुआ है, this is the power of cinema. The whole disinformation campaign जो कि some agencies are running there. So देखिए, हमारा जो genocide ethnic cleansing हुआ, इंडिया के किसी स्टेट ने इसको एंडोर्स नहीं किया, मगर we are thankful to the state of Rhode Island in US, जिन्होंने इसका एंडोर्समेंट किया, and I am going to read that now. This is the picture. This is one endorsement. इसके अलावा there has been endorsements from many states and governors, जिन्होंने जहां पे स्क्रीनिंग हुई, उन्होंने प्रोक्लेमेशन दिया है विवेक जी को, appreciating what he has done for humanity. Now I am going to read it out. State of Rhode Island citation. Be it hereby known to all that the Rhode Island House of Representatives hereby offers its sincerest congratulations to Vivek Ranjan Agnihotri, director and filmmaker, and Pallavi Joshi, producer and actress, in recognition of the premiere of The Kashmir Files, detailing terrorism and extremism by memorializing the events of 1990, in which 500,000 Kashmiri Hindus were ethnically cleansed in the Kashmir Valley by Islamic gangs and forced to live as refugees. Let me read it again. So in recognition of the premiere of The Kashmir Files, detailing terrorism and extremism by memorializing the events of 1990, in which 500,000 Kashmiri Hindus were ethnically cleansed in the Kashmir Valley by Islamic gangs and forced to live as refugees. The entire membership, I repeat, the entire membership extends its very best wishes on this memorable occasion and express the hope for continued good fortune. Given this date at the State House of Providence, Rhode Island, proposed by Representative Brian Patrick Kennedy, Speaker pro tempore, and signed by K. Joseph Shekarchi, Speaker of the House, signed by Christopher R. Blazitsky, Majority Leader, Blake A. Philippi, Minority Leader. So this is from the whole state of Rhode Island. That is the endorsement that no state of India has recognized or endorsed. Our country has not endorsed, but other foreign countries, they are endorsing our plight. So thank you so much. I'll give back to Vivek. मैं इसके बाद चाहता हूँ सब लोग इसको आपके सामने पकड़ें, आप फोटो खींच सकते हैं, पर इसकी डिजिटल कॉपी भी आपको मिल जाएगी। पर एक पॉइंट मैं फिर से दोबारा जिंदगी भर हाईलाइट करना चाहता हूँ।
आप पूरी दुनिया रुआंडन जेनोसाइड के बारे में जानती है, आर्मीनियन जेनोसाइड के बारे में जानती है। हमारे राष्ट्र में हमको ये डिसाइड करने की एक जेनोसाइड है, कोई खड़ा नहीं हुआ था इतने सालों से। कहीं भारत के जो लोग एकजुट हुए पिछले 5-6 साल में, जो भारत के सामान्य मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, नॉन इंग्लिश स्पीकिंग छोटे शहर के लोग, मैं भी वही हूँ, अनुपम खेर जी भी वही हैं, हम दोनों को भी अभी अंग्रेजी बोलने में काफ़ी परेशानी होती है। सॉरी आप तो जो भारत का जन जन है, ऐसा कुछ भारत में निश्चय कर लिया गया था, उसकी आवाज़ तो सुनेंगे नहीं, बाकी सबकी आवाज़ सुनी जाएगी। चंद लोग, मुट्ठी भर लोग डिक्टेट करते थे कि क्या सही है क्या गलत है, पर जो ये एक नई चेतना, एक नया नेतृत्व, एक नई एकजुट होकर आगे बढ़ने की जो हमारी फीलिंग है, मैं ये शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि अब ये वक्त आ गया, भारत समझे यूनाइटेड होने का मतलब क्या है। एक फिल्म ने सारे भारतीयों को, 80 साल की महिलाओं से लेकर 18 साल के लड़कियों लड़कों को एक फिल्म ने इस तरह जोड़ा है कि आज मैं एक वीडियो अभी डालूंगा थोड़ी देर में, उसमें वाइट्स ब्लैक्स सारी दुनिया के रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं ये हमको पहले क्यों नहीं बताया इंडिया के लोगों ने। जब डॉक्टर साहब एक बहुत बड़े डेमोक्रेट लीडर से मिलने गए थे, और वो इंडियन कॉकस के चेयर भी हैं मिस्टर मार्क वार्नर, उन्होंने इनसे यही बात बोली थी कि पाकिस्तान के तो लोग रोज़ आके हमें बताते हैं कि कश्मीर क्यों भारत का हिस्सा नहीं है। भारत की पुरानी सरकारों ने एक बार भी हमको ये नहीं बताया कि भारत का अखंड हिस्सा है कश्मीर, और ये पहली बार हमें जानने को मिल रहा है। ये जो सर्टिफिकेट है, आज इसकी वैल्यू कोई समझे ना समझे, लेकिन आपको एक बात बता रहा हूं, यहां से एक नया अध्याय शुरू होता है। जो काम भारत की पुरानी सरकारें करने में फेल हो गई, वो अमेरिका की सबसे डेमोक्रेट, लिबरल और प्रोग्रेसिव और सेकुलर स्टेट ने करके दिखाया है, जिन्होंने डायरेक्टली, जो लोग अंग्रेजी नहीं जानते, इसमें लिखा है कि जो 5,000 कश्मीरी हिंदू, 5 लाख कश्मीरी हिंदू जिनका जेनोसाइड इस्लामिक गैंग्स, अमेरिका में टेररिज्म के लिए गैंग्स वर्ड भी यूज होता है अधिकतर, इस्लामिक गैंग्स ने किया है, उसके लिए ये एक सर्टिफिकेट सर्टिफाई किया गया है। इसके बाद अगर कोई कहता है कि कितने लोग मरे कितने नहीं मरे, इस पे बहस, अगर कोई कहता है कि नहीं ये ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, ये सब एक पॉलिटिकल झूठ है। हमको वी हैव टू कॉल आउट द रिलीजियस टेररिज्म जिसके हम सब विक्टिम्स हैं। मैं चाहता हूँ खेर साहब हम सब इसे पकड़ें। आइए अभिषेक जी, पल्लवी जी आइए, आप सब इसकी फोटो खींच सकते हैं। ये एक ऐतिहासिक फोटो है। इसका महत्व सिर्फ इसलिए बोल रहे हैं सर, दोस्तों, इसका महत्व सिर्फ इसलिए नहीं है कि इसको एक अमेरिकन ने दिया। इसका महत्व ये है, इसका सबसे बड़ा महत्व जो है कि हमें इस बात को बार बार डंके की चोट पर छाती पीट के बोलना पड़ा पिछले 32 साल से कि 5 लाख कश्मीरी पंडितों को निकाल दिया गया है। बार बार बोलना पड़ा। ये आदित्य राजकौल यहाँ पर खड़े हैं, आपके ही दोस्त हैं, ये इनको बोलना पड़ा, ग्लोबल कश्मीरी डायस्पोरा के लोगों को बोलना पड़ा, अशोक पंडित को बोलना पड़ा, अपने सुशील पंडित को बोलना पड़ा। लेकिन आज इस सर्टिफिकेट से इसकी हिस्ट्री में बात होगी, इसलिए इसका इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम सब इसके साथ खड़े हैं। एक और भी सब दोनों हम भी धन्यवाद। इसकी डिजिटल कॉपी आप भिजवा दीजिए सबको। सर आपको डिजिटल कॉपी मिल जाएगी। अब आप जो चाहें सवाल, जिससे चाहें वो सवाल पूछ। मेरा एक सवाल हाँ करिए। अनुपम खेर साहब के, मैं श्रीकांत भाटिया हूँ सर। अनुपम खेर साहब, आप खुद कश्मीरी पंडित हैं जी। आपने खुद कहा कि 32 साल से जी लोगों को पता नहीं लगा। अब जब लोगों को पता लगा है और भारत सरकार ने भी 370 धारा खत्म कर दी है और कश्मीर में स्थिति सामान्य हो रही है,
क्या आपको लगता है कि अभी राइट टाइम है सारे कश्मीरी पंडितों को वापस कश्मीर और श्रीनगर जाना चाहिए? राइट टाइम तो 32 साल से था जी, राइट टाइम अभी नहीं था, मगर एटलीस्ट दिस गवर्नमेंट एब्रोगेटेड आर्टिकल 370, 35A। हम तो बाहर के लोग तो कभी ज़मीन खरीद नहीं सकते थे वहाँ पर, जिनके घर थे, जो वहाँ पर रहते थे सालों से, सदियों से, उनको वहाँ से निकाल दिया गया था। लेकिन इस फिल्म से और आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन से और बाकी प्रयासों से ये ऐसा होना शुरू होगा। लेकिन चेंज बहुत साइलेंट होती है। चेंज का एहसास ब्लैक एंड वाइट में नहीं होता कि कल 25 लोग ट्रेन लेके चले गए या बस लेके चले गए वहाँ हो जाएगा। मुझे लगता है कि अगले आने वाले सालों में अगर 30 साल बाद, 40 साल बाद हम नहीं, हमारे बच्चे वहाँ जाकर रह सकेंगे तो ये हमारी उपलब्धि होगी। देश को आज़ाद होने में 200 साल लग गए थे, 200 साल, और उन 200 सालों में कितने लोगों को, उससे पहले 800 साल मुगलों ने राज किया हम पर, 200 साल ब्रिटिश लोगों ने राज किया, कितने लोगों की जानें गई। मुझे लगता है कि अभी जो ये प्रतिक्रिया हुई है उसमें फ़र्क पड़ेगा और वापस हम अपने घर तो जाएंगे। बहुत सारे लोग, बिकॉज कोई भी किसी भी देश में जहाँ सब लोग साथ में रहते हों वहाँ पर बड़ा मुश्किल होता है किसी को निकालना। लेकिन जब सिर्फ 2 कम्युनिटीज़ रहती हैं, और ये भारत के अलग अलग शहरों में हो रहा है कि चलो इनको भी निकाल दें, तो आई थिंक उसकी वजह से भी उस पर भी फ़र्क पड़ेगा। और ये आई एम एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, ऑप्टिमिज्म का नतीजा है कि आज ये फिल्म बनी। हमने, ये कौल साहब ने बोला कि कभी बंदूक नहीं उठाई, कभी इसमें हम घुसे नहीं, हमने विद्या का इस्तेमाल किया, हमने अपनी नॉलेज का इस्तेमाल किया। उन्होंने पेशेंटली वेट किया, उन्होंने बोला कि बहुत सारे डायरेक्टर से बात की थी, फाइनली विवेक ने, और विवेक ने भी रातों रात फिल्म नहीं बनाई, 4 साल इन्होंने इस पर रिसर्च किया, 700 लोगों को ढूंढा, और हर जगह ये जब भी जहाँ कहीं कहीं ट्रैवल करते थे मुझे कहते थे आज हम यहाँ गए, मुझसे भी न्यूयॉर्क में मिलने आए थे इसी टॉपिक बात करने। सो आई एम श्योर थिंग्स विल चेंज, इट टेक्स ए लिटिल टाइम। और एक झटका जो अभी लगा है इस फिल्म का, और मैं आई एम वेरी मूव्ड पर्सनली बोथ एज एन एक्टर एंड एज ए कश्मीरी पंडित दैट द वर्ल्ड इज सपोर्टिंग दिस फिल्म, द वर्ल्ड, नॉट नॉर्मली, पूरे जोरों शोरों से। Thank you. Sir, this is Sanjay Agarwal. This side, sir. I just watched this movie. So my name is Sanjay Agarwal. I work for World News 24/7, a portal, sir. So I watched this movie at the special screening where the minister had come in, sir. And I had 3 questions. One is for Pallavi ji, that she was in a negative role as per this. Anupam ji, why he has used that screen? You know, you have put him, Pandit hai wo, unko aapne blue wo dikhaya Shiva pe jab wo scooter and all that. And third thing is like your screening in US at Capitol and then coming to India. So are the Indians accepting it now, and will the present government, you know, they're going to make it tax free for this? Pallavi ji pehle sir. It was, you were in a negative role, like we were like, you know, we were not expecting before the movie that you going to be. So you are asking why I did a negative role? No, or? I said, have you done something like this before? We haven't, so you could tell us about it. Yeah. Yeah, Tashkent also Vivek cast me. Because you walked out of the film, you know, at the last moment, so you walked out. Yeah, actually, I think after having gone through this research and having spoken to over 700 Kashmiri Pandits, you've seen how painful the whole research was for us. I think somewhere both Vivek and I, we started feeling like we also have become Kashmiri Pandits. We started understanding their culture so well. We understood their pain so well. We were living the pain for that month and a half that we traveled in US, and then of course the other places that we went to subsequently in the 2 years, 3 years of research that we did. कभी कभी एक वक्त ऐसा आ जाता है आपके जीवन में कि आपको लगता है कि ये जो है इसके सामने इनका जो डीमन है वो बहुत बड़ा होगा, तो आप उसको अपने दिमाग में बहुत बड़ा कर लेते हैं, और वही कुछ मेरे साथ हुआ। और मुझे ऐसा लगा कि ये कितना बड़ा इनका जो विलन है वो कितना बड़ा है, ये शायद कोई और ना समझ पाए,
मैं समझ सकती हूँ क्योंकि मैंने इनकी सुनी है सब लोगों को. एंड दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू डू दिस रोल बिकॉज आई वांटेड टू बी दैट फेस दैट एवरी इंडियन शुड हेट बिकॉज आई अंडरस्टूड इट सो वेल. Sir, here. Efforts making this play. What I'm asking you, you said it is a lobby, a powerful lobby. Does it mean powerful lobby is correct? Does it mean powerful lobby obstructions your work when you making the film, or it is the P-Planet, the terrorism, the way the terrorism in the Kashmir genocide? हाँ, अब देखिए इसका जवाब इतना लंबा नहीं दूंगा. आप फिल्म अगर आपने देखी है और जिनने देखी है आप देखिएगा तो जिनने देखी है वो जानते हैं. उसमें एक डायलॉग है पल्लवी जी का, गवर्नमेंट चाहे किसी की भी हो, इस्टेब्लिशमेंट तो हमारा है या सिस्टम तो हमारा है. ये एक ऐसा सत्य है जिस दिन हम ये समझ जाएंगे इसको, उस दिन भारत इतनी बड़ी ताकत बन के उभरेगा जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते. और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि भारत की, मैं इतना घूमता हूँ विदेशों में लेक्चर देने, यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में जाता हूँ. ये जो एक हमारे देश में सिर्फ भारत में ही भारत की बुराई होती है. सिर्फ भारत में ही लोगों को ऐसा लगता है कि विदेश में हमारी इमेज अच्छी नहीं है. क्यों लगता है? क्योंकि हमारा, सॉरी माफ करिए, आप सब बड़े इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन हमारा मीडिया हर समय ये बताता है कि वॉशिंगटन पोस्ट में और न्यूयॉर्क टाइम्स में क्या लिखा है. आप ये देखिए, ह्यूमैनिटी इंडेक्स अभी आया था क्या, डेमोक्रेटिक इंडेक्स करके ऐसे कुछ आते रहते हैं, मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, पर एक एग्जांपल देता हूँ. उसमें भारत का नंबर बहुत नीचे है. पूरा मीडिया दिन भर उसके बारे में बात करता रहा. कुछ वक्त पहले उनने पढ़ा भी नहीं था वो क्या इंडेक्स है. मॉलडीव्स, जो कि एक इस्लामिक कंट्री है जिसमें कि कोई और धर्म प्रैक्टिस नहीं कर सकते. आप गए कभी कहीं मॉलडीव्स? सिर्फ वो बिकनी वाली फोटोज में ना जाइए. मैं गया हूं मॉलडीव्स. किसी जाके वहां एक बोट में बैठ के आइलैंड में जाके फोटो खिंचाना मॉलडीव्स नहीं है. मॉलडीव्स मालदीव में जहां लोग रहते हैं उसका दर्जा इतना ऊपर है. मतलब एक 5वीं स्टैंडर्ड का बच्चा भी बता सकता है कहां पे डेमोक्रेसी और रिलीजियस फ्रीडम जीवंत है और कहां नहीं है, क्योंकि ये सारे प्लांटेड आर्टिकल्स हैं जो हम तक पहुंचाए जाते हैं. आप भारत, पिछले मैं पढ़ा भी हूं अमेरिका में, मैं हार्वर्ड में पढ़ा हूं. मैं इतना अमेरिका घूमता हूं, यूरोप घूमता हूं, और हम अपने बच्चों को भी दिखाते हैं. और मैं लेक्चर देने हर शहर में खुद गाड़ी चलाता हूं, अमेरिकन की तरह खाना खाता हूं, यूके में उनके जैसे लोगों के जैसे रहता हूं. मैं उनकी जनमानस की पल्स समझता हूं. जहां इंग्लैंड में तो मैं जाता हूं, बोलता हूं कि मैं इंडिया से आया हूं, तो कई लोग तो हमें फ्री में खाना खिलाते हैं, इज्जत करते हैं. अमेरिका में सब कहते हैं इंडिया द लैंड ऑफ योगा, द लैंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी. तीसरा शब्द बोलूंगा तो बड़ा पॉलिटिकल हो जाएगा, यहाँ के कई लोग मेरी धज्जियां उड़ा देंगे, पर मैं आपको सत्य बता देता हूं लोग क्या बोलते हैं, लैंड ऑफ मोदी. ये अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, ये सत्य. ये एक नया उदय हो रहा है भारत का. ये जो हमारे आज अमेरिका में कौन है सिलिकॉन वैली को कंट्रोल करने वाले? वो दून स्कूल के या सेंट स्टीफेंस के पढ़े लोग नहीं हैं. वो झांसी से, कानपुर से, विशाखापट्टनम से, आसनसोल से पढ़े हुए मिडिल क्लास, एक टीचर के, एक रेलवे गार्ड के, एक पोस्ट मास्टर के, एक ओवरसियर के, उनके बच्चे हैं. आप और हम जैसे लोग हैं. उनने जाके जो भारत, भारतीयता और जो एक हिंदू सभ्यता है, हिंदू यहाँ पे मैं बहुत इंक्लूसिव बोल रहा हूँ क्योंकि बड़ा टची सब्जेक्ट होता है बोलना, क्योंकि अल्टीमेटली सभ्यता तो हिंदू ही है. 5000 साल पहले जो शुरू हुई वो राष्ट्र तो वहीं से शुरू हुआ, फिर लोग आते गए और हमको वेलकम करते गए. भारत एकमात्र राष्ट्र है, समाज है पूरे ह्यूमैनिटी के इतिहास में, अंडरलाइन कर रहा हूं, ह्यूमैनिटी के इतिहास में भारत एकमात्र ऐसा समाज है जिसको 1000 साल तक माइनॉरिटी ने रूल किया है. 1000 साल तक विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमी, जिसको नॉलेज सेंटर माना जाता था, जिसको पूरे वर्ल्ड में ग्रीक्स ने, रोमन्स ने बोला, अगर ट्रांसलेट करूं तो इट वाज द सिलिकॉन वैली ऑफ दैट टाइम, उसको ध्वस्त कर दिया, बर्बाद कर दिया, गरीब बना दिया, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया. 1000 साल तक हम सहन करते रहे, और जब भारत आजाद हुआ तब हमने कहा कोई बात नहीं, जिनने हमारे पे जुल्म किए हैं, हम पे पीड़ित किया है, उनको भी समान अधिकार है. उसे कहते हैं ह्यूमन राइट्स.
सो ऑल आई वॉन्ट टू टेल यू इज, एक नए भारत का उदय हो रहा है, हमको फिर से अपना गर्व गौरव मिल रहा है, और यही कारण है कि आज हिंदुस्तान, फ्रैंकफर्ट, ऑस्ट्रेलिया में इस फिल्म के लिए लोग दीवाने हैं। जब उसको देखते हैं सब एक ही नारा लगाते हैं, जय हिंद और सत्यमेव जयते। यस सर बंसीला सर, इधर सर ये बताएं कि आप आदित्य जी पूछ रहे हैं, एक सेकंड, उन्होंने बहुत देर से हाथ उठाया। सर एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड। I would like both Anupam Kherji and you to answer. Given the context of the film, you've shown what terrorists Yasin Malik and Bitta Karate have done. Now there have been evidences of their interviews where they have confessed to the crime, and your film is the biggest evidence now. Do you think that the government of the day should take action now and Yasin Malik and Bitta Karate should be sent to the gallows? One. And secondly, कल आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी ने कुछ ट्वीट जारी किए हैं और उसमें कहा है कि जेनोसाइड नहीं हुआ है, ये जगमोहन ने और आरएसएस ने और बीजेपी ने मिलकर कश्मीरी पंडितों का पलायन किया। तो अनुपम खेर एज अ कश्मीरी पंडित, नॉट एज एन आर्टिस्ट, एंड विवेक एज अ फिल्म मेकर ऑफ कश्मीर फाइल्स, व्हाट डू यू हैव टू से? सर पहले आप ही इसका जवाब दे दो। मैं अपने आप को तब तक ओम नमः शिवाय बोलता हूँ। यूँ समझिए, एक पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू जी, आनंद भवन जिनने बनाया था, पंडित मोतीलाल नेहरू जी ने आनंद भवन, एक बहुत बड़ा महल जैसी कोठी है, वो राष्ट्र को दान कर दिया था। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपना पूरा खजाना खोल दिया था कि जिसको भी चाहिए स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए। उनके पुत्र थे श्री जवाहरलाल नेहरू, ये कश्मीरी पंडित हैं। हालांकि वो वहाँ कभी रहे नहीं, लेकिन सारी जिंदगी बोलते रहे मैं कश्मीरी पंडित हूँ, मैं कश्मीरी पंडित हूँ। उनकी पुत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उनके पुत्र थे श्री राजीव गांधी जी, और उनके पुत्र हैं श्री राहुल गांधी जी। आज कांग्रेस की बागडोर उनके हाथ में है। अगर एक वंशज के, एक उच्च कुल के पोते पोतियां अगर अपने ही दादा और नाना की नाक कटाने पे तुल जाएं, तो पड़ोसी लोग क्या कर सकते हैं? ये उनके घर का मामला है, वो अपनी बेइज्जती अपने पुश्तों की करना चाहते हैं, तो ये उनका एक डेमोक्रेसी में अधिकार है। मैं इतना ही बोल सकता हूँ। अब आपको समझ में आया कि मैं क्यों नहीं बोल रहा था, क्योंकि मैं इसी बात को थोड़ा दूसरे तरीके से बोलता। इसके बहुत सारे तरीके से इसके जवाब हो सकते हैं, पर मुझे माय ग्रैंडफादर एंड माय फादर, जिनके ऊपर मैंने ये फिल्म अपने कैरेक्टर को बेस किया है, पुष्कर नाथ जी मेरे फादर का नाम था। और आप तो मुझे बहुत सालों से जानते हैं आदित्य, आपको मेरा जवाब ऑलरेडी पता है, बट आई थिंक झूठ का पर्दाफाश होना शुरू हो गया है। इधर बैठे जितने भी लोग बैठे हैं वो पॉलिटिकली करेक्ट आंसर सुनना चाहते हैं कि पॉलिटिकली करेक्ट है। उनको सबको पता है कि कितनी बकवास बात है। शर्मनाक बात है कि केरला के कांग्रेस के पार्टी के लोगों ने इसको अभी भी कश्मीर फाइल्स बनने के बाद, इतने सारे एविडेंस आने के बाद अभी भी वो घिसा पिटा रिकॉर्ड चला रहे हैं। तो आई थिंक वी शुड नॉट पे एनी अटेंशन टू देम, बिकॉज अब वो धराशायी हो चुके हैं, गिर चुके हैं। अब वो हमसे उनके बारे में बात करा के अपनी इंपॉर्टेंस लेना चाहते हैं, और मैं उनको ये अधिकार और ये मैं उनको खुशी नहीं देना चाहता। मैं उनके बारे में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात नहीं करना चाहता। सर ये बताएं, अभी आप जो सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं कि आपने कहा कि बहुत, अरे प्यार से बोलो ना यार, सर प्यार से बोलो ना, प्यार से बोल रहा हूँ सर, प्यार से बोलो, प्यार से बोला कि जिस तरीके से अमेरिका पूरा घूमा आपने, जगह जगह सांसदों के पास अपनी बात रखी, तो डीसी ने जो आपको सर्टिफिकेट दिया, क्या वो आप चाहते हैं कि अब अमेरिका किस तरीके से पाकिस्तान और भारत के बीच में जो कश्मीर का मुद्दा उस पर संधि करें? वैसे तो चाहता नहीं है देश कोई भी कि वो बीच वाला कोई बीच में आए, तो क्या आप उस सर्टिफिकेट से ये जस्टिफाई कराना चाहते हैं कि कोई भी एक बीच में आए और संधि करे, व्यवहार करे? देखिए, ये एक फिल्म है और फिल्म का काम एक चेतना जगाना है, जो इस फिल्म ने ऑलरेडी कर दिया है। ये इतना ऐतिहासिक फिल्म की नहीं, आप अपनी फिल्म तो एक अलग चीज है। नहीं सुनिए ना, आपने सवाल जो आ रही है उसमें बता रहा हूँ, प्लान भी हुआ, नहीं, आप अपने सवाल का खुद जवाब देना चाहते हैं, मुझसे सुनना चाहते हैं? तो मैं आपको वो ही बता रहा हूँ, एक फिल्म का इतना काम है। आपका जो सवाल है उसमें गवर्नमेंट, उनकी पॉलिसीज,
इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, फॉरेन मिनिस्ट्री, 50 लोग इन्वॉल्व होंगे तब उसका जवाब दिया जा सकेगा। हमको सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं, जो काम 60-70 साल में संभव नहीं हुआ था, वो आज अमेरिका की ऑफिशियली उनकी सबसे डेमोक्रेटिक स्टेट ने ये सर्टिफाई किया है, जो सर्टिफाई करने में भारत फेल हो गया। ये एक फिल्म ने करके दिखाया है। मेरी बात का सिर्फ इतना ही स्कोप है। उसके पीछे भारतीयों का एक एम्पावरमेंट जो हुआ है पिछले 5-6 साल में, उस एम्पावरमेंट की इतनी ताकत है कि आज अमेरिका जैसी कंट्री को ये मजबूर होके आज हमारे सामने इसको स्वीकार करना पड़ा। सर मैं एक सेकंड, आप कहाँ से पहले ये बताया करिए। हाँ सर, मैं राहुल जैन नमोकार चैनल से। मेरा आपसे सवाल है कि हमने फिल्म देखी, आपने पूरी सच्चाई दिखाई, लेकिन बहुत सारे सीन ऐसे थे जो सेंसर ने भी उसमें कट कर दिए। और सबसे बड़ी बात सर, एक रेप विक्टिम, वहां पर इतनी सारी औरतों के साथ इतना बलात्कार हुआ और सामूहिक, मतलब जिसका मतलब वर्णन ही किया जा सकता। और इस फिल्म के अंदर उससे रिलेटेड कोई भी घटना को नहीं दिखाया गया सर, उसका क्या कारण है? ऐसा कहना गलत है बिल्कुल भी। आपने लास्ट सीन देखा है फिल्म का, तो वो और क्या है। अब वो यानी ये एक अच्छी फिल्म बनाने का तरीका है। अगर मैं ऐसे क्रूड फिल्म बना दूं तो कोई मतलब नहीं है। मैं ऐसी फिल्म बनाना चाहता था जो संवेदनशील हो और पूरी ह्यूमैनिटी को समझ में आए। और इसका यूनिवर्सल रेजोनेंस ऐसा है कि आज पूरे विश्व का ऐसा कोई देश नहीं है, आप यकीन नहीं करें, कभी आपने सोचा था कि फिनलैंड से फिनिश लोग रिक्वेस्ट भेजेंगे कि हमें ये फिल्म देखनी है, इसकी बड़ी चर्चा है। कभी आपने सोचा था कि कीनिया के गांव में लोग इस फिल्म को देखना चाहेंगे? किसने सोचा था कि फ्रैंकफर्ट, जहाँ 4 लोग इकट्ठे नहीं होते हैं हिंदी फिल्म देखने को, वहाँ पे बाहर क्यूज लगी होंगी और भारत माता की जय और जय हिंद के नारे लग रहे होंगे? तो इसकी सेंसिबिलिटीज़ थोड़ी सी इंटरनेशनल है। मेरा मकसद था पूरी दुनिया तक भारत का सच ले जाना। और दूसरा, मैंने आज तक विश्व में, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, दिल से कहना चाहता हूँ, इतना प्लीज़ मेरे को 1 मिनट दीजिए। पूरे विश्व में मैंने आज तक, जो आज कश्मीर जेनोसाइड पे भी लोग सवाल उठाते हैं, उन लोगों को भी कभी शिंडलर्स लिस्ट के ऊपर सवाल उठाते नहीं देखा। एक सवाल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल तक नहीं उठते हैं। वो तो किसी ने देखा भी नहीं है भारत में, पढ़ा भी नहीं है, लेकिन हम उस पर बिलीव करते हैं। और जो हमारे ही भाइयों बहनों के साथ हुआ, उस पर हम लोग इतने सवाल उठाने के लिए क्यों आमादा हैं, ये मैं समझना चाहता हूँ इस बात को। सर एक एक करके आएंगे तो बड़ा एक गरिमा बनी रहेगी। नहीं, मैंने हर विषय पे फिल्म बनाने का ठेका भी नहीं लिया है। मैं उन्हीं फिल्मों पे, मैं सिर्फ उन पे फिल्म बनाऊंगा जिस पे और कोई फिल्म बनाने से डरता है। हेलो विवेक सर। या क्या नाम है आपका? हाय दीपाली। देखिए, कश्मीर पे फिल्म नहीं बनी, ये मिथ है। कश्मीर पे 7-8 बहुत बड़ी फिल्में बनी हैं जो भारत के सबसे बड़े आप नहीं, थोड़ा बहुत देखिए, एक बात को समझिए, ये पॉलिटिशियंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, इसको सुन रहे हैं वो लोग जिनके घरों में माताओं का रेप हुआ है, जिनके पति, जिनके हस्बैंड, जिनके पिता लोगों को मारा गया, वो आपकी सब प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव अभी 4-5 लाख लोग सुन रहे हैं, पूरे विश्व में सुन रहे हैं। उनको भी लगे कि हम सबकी उनकी तरफ संवेदनशीलता है। इसलिए थोड़ी देर आपस में बातचीत नहीं करें, फोन नहीं बजे तो प्रार्थना है मेरी। आपने जो सवाल पूछा 32 साल का, बहुत सारी फिल्में बनी हैं। मैं आपको कुछ नाम तो खुद ही गिना सकता हूँ। रोजा मेरी फेवरेट फिल्म है, मुझे लगता नहीं हिंदुस्तान में इतनी अच्छी फिल्म बनी है, पर रोजा उसी पीरियड में सेट है, उसमें कहीं भी हिंदू जेनोसाइड का जिक्र तक नहीं है। आप देखिए, उसके बाद फना, फिजा, मिशन कश्मीर, और हाँ नहीं, एक सेकंड, मैं फिल्मों की बात कर रहा हूँ। उसके बाद नहीं, एक सेकंड, और उस हैदर भी बनी है, जो बहुत अच्छी फिल्म है, जिसको बहुत लोग पसंद करते हैं, यंग लोग पसंद करते हैं। पर मैं आपको बताता हूं नुकसान क्या है। मार्तन टेम्पल, जिस पे पूरा कश्मीर और हिंदुस्तान गर्व करता था, उसको जब तोड़ा गया टेररिज्म के वक्त में, उसके पहले लोग केरल से जाते थे मार्तन टेम्पल के दर्शन करने। हर आदमी वहां पे प्रार्थना और पूजा करने नहीं जाता था।
हर आदमी नालंदा में यूनिवर्सिटी में पढ़ने नहीं जाता था, कुछ लोग सिर्फ इसलिए जाते थे कि इतना अभूतपूर्व, इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आर्किटेक्चर किसी ने देखा ही नहीं था। आप हम्पी क्यों जाती हैं, हम लोग खजुराहो क्यों जाते हैं, आर्किटेक्चर तो देखते हैं ना। इसलिए भी लोग मार्तन टेम्पल जाते थे। मार्तन टेम्पल की जितनी शोभा और इज्जत पूरे विश्व में थी, एक फिल्म आई हैदर, आप जानते हैं, आप शायद जर्नलिस्ट होके भी नहीं जानते हैं, मैं आपको एक इतनी पीड़ा भरी बात बताता हूं, आपका दिल दहल जाएगा। वो मार्तन टेम्पल जिसको पूरा विश्व इतने हजारों सालों से आर्किटेक्चर और स्पिरिचुअलिटी का कैपिटल मानता था, आज उसका नाम उस फिल्म के कारण कश्मीर में शैतान की गुफा बन गया है। मैंने जब यहाँ से फोन किया वहां पे कश्मीरी लड़कों को कि मुझे शूटिंग करनी है मार्तन टेम्पल में, तो कहने लगे ये है कहाँ। जब मैंने उसकी फोटो और उसका गूगल मैप भेजा तो उन्होंने मुझसे बोला, अरे शैतान की गुफा की बात कर रहे हैं। क्यों? एक फिल्म के कारण स्पेन का, इंडिया में एक फिल्म बनी, स्पेन का टूरिज्म बढ़ गया, आप जानते हैं उस फिल्म को। एक फिल्म के कारण स्पेन, वहां का वो कौन सी थी, फरहान अख्तर की फिल्म। फिल्मों की कितनी ताकत है आप समझते नहीं हैं। और ये 8 की 8 फिल्में 1990 में सेट हैं, जितने नाम मैंने गिनाए ये सारी फिल्में उसी पीरियड में सेट हैं। एक फिल्म में कश्मीरी हिंदू शब्द तक का इस्तेमाल नहीं हुआ है, 4000 लोगों की मृत्यु और रेप्स का तो जिक्र तक नहीं है। इसलिए ये फिल्म आज सारी दुनिया इसके पीछे पागल हो रही है। विवेक जी, मैं एक काम करते हैं, 2-3 सवाल एक साथ पूछ लें तो एक जवाब कर देंगे। हमारी कट ऑफ लाइन 1:30 की है। आपने कहा कि सारी फिल्में ये पूछे, आप पूछ, कहाँ से आप पूछे। एक सवाल मेरा है, मैंने फिल्म देखी, जेएनयू का एक हिस्सा दिखाया गया उसमें, उसको लेकर भी कहा जा रहा है कि प्रोपेगेंडा है, और बस यही खत्म करते हैं ना प्रोपेगेंडा को। आप खुद आईएमसी से पढ़े, मैं खुद आईएमसी से पढ़ा हूँ, मैंने जेएनयू को और आपने करीब से देखा है, क्या कुछ रिसर्च ऐसी की गई थी या फिर आपने अब करीब से देखा था तो उससे कुछ? आप एक काम करिए, एक बार उस फिल्म को फिर देखिए, पल्लवी की जो स्पीच है ओरिजिनल, आप जाइए और आप टाइप करिए प्रोफेसर मेनन, और आपको शब्दशाह एक एक शब्द कॉमा फुल स्टॉप के साथ वही स्पीच मिल जाएगी। इसमें अगर तो फिर कोई और प्रोपेगेंडा कर रहा है, हम नहीं कर रहे हैं। विवेक जी, yesterday Kanna had called out the silence of Bollywood on the Kashmir files. Usually we see whenever a trailer of a Bollywood movie comes out, a lot of mainstream Bollywood actors give shout out to those movies on Twitter or other social media platforms. But so far we haven't seen any mainstream actor of Bollywood. अभी इस हॉल में चले जाइए, 80-80 साल की औरतें, मेरा दिल टूट जाता है। मेरी माँ, मेरी दादी की उम्र के लोग पाँव पे गिर जाते हैं और रोने लगते हैं। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है ये एलिटिज्म क्यों हमारे दिमाग में बनी हुई है कि जब तक ये एलिट्स लोग नहीं करेंगे। भारत बदल चुका है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो पुराने किले हैं ये सब धीरे धीरे टूट रहे हैं और मेरे को ये कहने में कोई शर्म नहीं है, ये जो पुराने एस्टेब्लिशमेंट्स हैं ये सारे धीरे धीरे टूट रहे हैं। विवेक जी, बात जानना चाह रहा हूँ, जो बात आपने कही मैं उसको आगे बढ़ा रहा हूँ। आपने कहा कि 90 आप कहाँ से हैं भाई साहब? इंडिया अहेड न्यूज़ से। जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने कहा कि 90 के दशक में करीब 7-8 पिक्चरें ऐसी बनी जो कश्मीर के ऊपर बेस्ड थी, लेकिन उसके बाद भी वो चीज़ें निकल के नहीं आ पाई। मेरा सवाल ये है कि क्या आपको और रमतुम साहब को ऐसा लगता है कि राजनीतिक हालात जो 2014 के बाद भारत में बने हैं उससे आपके हाथ मजबूत हुए हैं, और वही एक बड़ा कारण है कि दिल्ली में जो सरकार आज सत्ता पे काबिज है उसकी वजह से आप इस फिल्म को, इसका निर्देशन करने के लिए तैयार हो पाए और ये फिल्म इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे ना केवल भारत में बल्कि दुनिया में आज आप दिखा पा रहे हैं? ये तो सच है। अगर आप वो 7 फिल्मों के नाम लेते हैं, देखिए फिल्म फ्रेटर्निटी के बारे में बात करना, उनके पीठ पीछे बात करना अच्छा नहीं होता है। जैसे आप पत्रकार सब लोग एक साथ रहते हैं, आप किसी की इधर की बुराई नहीं करते हैं, ऐसे मंच पर किसी की बुराई करना नहीं। बट ये तो सच है, हालात तो चेंज हुए हैं 2014 के बाद। बहुत एक बेटा बोलने तो दे, शांत हो जा, शांत हो जा, टोपी उतार के बात करो। हाँ, तो मैं बहुत देर से बोला नहीं हुआ, जब बोलने में लगा तो तुमने मुझे बोलने नहीं दे रहे। मैं दिल्ली से, बॉम्बे से स्पेशली आया हूँ विवेक जी के कहने पर। सो फर्क तो पड़ा है।
जो विदेश में हमारी जो बदली है इमेज, और 370 तो हटा है ना, 60 साल में क्यों नहीं हटा 370? बिल्कुल नहीं हटा। 35A बिल्कुल नहीं हटा, हटा है, और बहस के बाद और पार्लियामेंट में हटा है, ऐसा नहीं कि किसी ने गन पॉइंट पे हटा दिया है। सो थिंग्स हैव चेंज एंड वी मस्ट एक्नॉलेज दैट। जहाँ कोई मतलब कोई नालायक स्टूडेंट जो होते हैं वो फर्स्ट आता है, जो बच्चा, उसको बोलना चाहिए ना ये फर्स्ट आया है। अब नालायक बार बार बोलते रहे कि नहीं नहीं ऐसा कैसे फर्स्ट आ गया, हम नहीं मानते। अरे कैसे नहीं मानते? सो थिंग्स हैव चेंज्ड. We could make this film, I would like to say that. Also, I think Vivek got his calling. बुद्धा ने ट्रैफिक जैम जब उन्होंने बनाई, फिर उसके बाद उन्होंने ताशकंद फाइल्स बनाई, और हर वक्त हर चीज़ का एक वक्त होता है, एंड वो आया है। और बट इट सर्टनली इट हैज़ हैपेंड बिकॉज द लीडरशिप ऑफ दिस कंट्री हैज़ डिसाइडेड टू मेक दिस कंट्री वन ऑफ द फाइनेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड. That determination has come from the leadership of this country. And इस बात को बोलने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए. सर आपने कहा कि अब आप बोलो पीछे जो बोल रहे थे. सर आपसे मैं ये कहाँ से आप? सर मैं घर से. अच्छा. मेरा ये क्वेश्चन है कि 2014 से पहले कभी टोपी उतरवाई आपने? अनुपम है ये. अनुपम है आपका नाम? मुझे लग रहा था कि मतलब आपके बाल थोड़े छोटे छोटे हैं. आरोप ये लगते हैं कि 2014 से पहले तक आप वामपंथी थे, तो लोगों का ऐसा सोचना है कि हो सकता है कि 2014 से 2019 के बाद आप फिर से वामपंथी हो जाए और फिर से ऐसी फिल्में बनाने लगे, फिर से अगर सत्ता बदल जाए मान लीजिए, और फिर से आप ऐसी फिल्में बनाने लगे जो अगेंस्ट हो लोगों को या हिंदुओं को अच्छा नहीं लगे, तो ऐसा आप क्या कहना चाहेंगे जिससे लोग ठीक, मैं देता हूँ. एक्चुअली क्या है, रिसर्च पे विश्वास नहीं है, लोग उड़ी उड़ी बातों पे बात करते हैं. बुद्धा इन अ ट्रैफिक जैम 2010 में हैदराबाद में शूट की गई थी. तब तो कोई जानता भी नहीं था श्री नरेंद्र मोदी जी का नाम. भारत में जानते थे, मतलब एज अ चीफ मिनिस्टर कोई सोच भी नहीं सकता था कि अभी वो प्रधानमंत्री बनेंगे. तो 2010 में जो फिल्म इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, जो वर्ल्ड के टॉप 10 बिजनेस स्कूल्स में है, उनके स्टूडेंट्स ने बनाई है वो फिल्म. मैंने सिर्फ डायरेक्ट, उनने पैसे इकट्ठे किए, उनका आइडिया था, उनने स्पॉन्सर की, पर उनको आवाज नहीं मिल रही थी, क्योंकि भारत में एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन था कि कश्मीरी हिंदुओं के बारे में बिल्कुल बात नहीं होगी, नक्सल्स के अगेंस्ट बात नहीं होगी, डाकुओं के अगेंस्ट नहीं होगी. हमने डाकुओं को बहुत ग्लोरीफाई किया फिल्म में. आप देखिए विनोद खन्ना जी, शत्रुघ्न सिन्हा जी की ईरा की फिल्में, वहाँ डाकू तो भगवान होता था गरीब आदमी का. हमने स्मगलर्स को ग्लोरीफाई किया है, जस्टिफाई किया है. हमने हर तरह के आतंकियों को और देश के दुश्मनों को जस्टिफाई किया है. 2010 में बुद्धा इन अ ट्रैफिक जैम एक पहली फिल्म थी जिसने हिम्मत की ये बोलने की कि ये नक्सल्स जो हैं 50 साल से इस देश को दीमक की तरह खा रहे हैं, और उसमें उनको सपोर्ट करने वाले हमारी लेफ्टिस्ट ह्यूमैनिटी यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स हैं. खेर साहब ने वो रोल किया था. ताशकंद फाइल्स जो है आपने 2000 उसमें देखी, उसकी प्रोसेस 2000 के पहले शुरू हो चुकी थी. कश्मीर फाइल्स जो फिल्म है ये एब्रोगेशन ऑफ 370 के पहले वो 2018 में शुरू हो चुकी थी. तो इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता. लोग तो देखिए, लोगों का काम है कहना, कुछ बोलेंगे. आपने फिल्म देखी कि नहीं ये बताइए, बस आप फिल्म देखिए. गुजरात में 3 बजे जाके देखा था. I think we'll have to take the last question. Hi now sir, because we I have to am rush Surbhi on. from Entertainment Reports. Just 1 second. Hi sir. आपने उन्हें फिल्म नहीं, मैं योगी जी से अभी नहीं मिला हूँ. योगी जी ही मिल पाए जीत के बाद तो बहुत बड़ी बात है. सर मनीष श्रीवास्तव से, सर आपने कहा कि रिसर्च बहुत की फिल्म को लेकर, और यूएस में जब स्क्रीनिंग की आपने तो कई सारे मुस्लिम बच्चे थे जिनकी आंखों में आंसू थे लास्ट में. रिसर्च का ये हिस्सा कश्मीर कितनी बार पहुंचे आप, और क्या अभी कश्मीर के जो यंग मुस्लिम्स हैं, जो बच्चे हैं, उनका फिलहाल माइंडसेट क्या है इस पूरे देश में? मैं बहुत अच्छा जवाब है. मेरे ख्याल से ये शायद आखिरी जवाब होना चाहिए, क्योंकि बाकी लोग पॉलिटिक्स पे बात करें. इसका आधा जवाब मैं दूंगा, आधा पल्लवी जी देंगी. राइट. तो अमेरिका के आप तमाम वीडियोस देख सकते हैं वहाँ के. उसमें देखिए पीओके के लोग, अफगानिस्तान के यज़दी लोग, ये सब लोग आए थे. ब्लैक्स आए थे, और सारे ब्लैक्स भी यही कह रहे थे कि हमारी बात सबने सुनी है, ये क्यों नहीं बताई गई है.
तो इस फिल्म, आज ये फिल्म क्या कर रही है? ये फिल्म दिलों को जोड़ने का, जो बिखरे हुए भारतीय युवा हैं उनको जोड़ने का, उनके माता पिताओं को जोड़ने का काम कर रही है। इसमें एक सीन है, जिसने फिल्म देखी है, अनुपम जी ने देखी है, तो मैं बताता हूँ, इसमें एक सीन है जो फिल्म का सबसे डिफाइनिंग सीन है। वो मैंने एक कश्मीर में एक कश्मीरी मुस्लिम लड़का था, उसने कहा विवेक जी हमारी बात आप लोग कहीं नहीं आती है, हम पे फिल्में नहीं बनती। मैंने कहा एक काम करो, तुम्हारे दिल में जो भी भावना है तुम एक सीन लिख के मुझे भेजो, मैं वायदा करता हूँ वो सीन इस फिल्म के अंदर होगा। इस फिल्म के अंदर वो सबसे डिफाइनिंग सीन है, बोट में, शिकारा में, जब वो बात करते हैं दोनों लोग, और वो सीन एक एक शब्द उसने लिखा है, और उस सीन में जो अभिनय जिसने किया है वो भी समझ लीजिए वो या उससे जुड़ा हुआ है। मेरे को आदेश है कि उनके नाम ना लूं, वो भी वही है। तो आप जो लोग ये बात करते हैं, मैं किस तरह से काम करता हूं लोग समझते नहीं, मैं ज्यादा उसके बारे में बात भी नहीं करना चाहता। कश्मीर में आज क्या माहौल है, आने वाले भविष्य में क्या चुनौती है, इसका जवाब मेरे ख्याल से पल्लवी जी दें और हम इसको क्लोज करें तो बहुत अच्छा होगा। 2018 में हम लोग एक शो बना रहे थे भारत की बात नाम से, और वहाँ हम लोग शिकारे में, मेरी आवाज़ तुम्हारी जितनी बड़ी नहीं हो सकती, मैं कुछ भी कर लूँ तो हम लोग शिकारे में शूट कर रहे थे, और मेरे साथ कुछ बच्चे थे वहाँ पे। एक बहुत छोटी सी, बहुत प्यारी बच्ची थी, बात नहीं कर रही थी पहले, बहुत शाय थी। थोड़ी देर के बाद वो हमसे बात करने लगी, और कुछ शॉट चेंज हो रहा था, तो उस वक्त मैंने उससे बातें करना शुरू की। तो मुझे एक पूछने लगी कहाँ रहती हैं आप, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। फिर मुझसे कहने लगी कि आप कहाँ नमाज़ पढ़ने जाती हैं बम्बई में। तो मैंने कहा बेटा मैं नमाज़ नहीं पढ़ती। तो कहने लगी क्यों? तो मैंने कहा क्योंकि मैं मुसलमान नहीं हूँ। तो मुझे कहती है तो क्या हुआ, नमाज़ तो पढ़ना चाहिए ना आपको। वो बहुत प्यारी बच्ची थी, छोटी, 4-5 साल की, अभी हो गई होगी 7-8 साल की वो। उस बेचारी को यही नहीं पता था कि बाकी फेथ के लोग भी इस दुनिया में हैं, जिनके उनके जो मालिक है उसके सामने प्रेयर्स करने के ढंग अलग हो सकते हैं। तो हमने एक पूरे स्टेट से, जो इंडिया की हमारी सबसे खूबसूरत चीज़ है डाइवर्सिटी, वही हमने निकाल दी है। अब यही बच्चा, जब आप सोच लीजिए ये बड़ी होगी, 18 साल में ये वोटिंग करना शुरू करेगी, तो इसके सामने क्या सच्चाई होगी और किस बिना पे वो एक सरकार चुनेगी अपने राज्य में। तो हमने कभी एक्नॉलेज नहीं किया 32 सालों में कश्मीरी पंडितों का दर्द, इनकी सच्चाई को हमने कभी स्वीकारा नहीं, और हमने उस स्टेट को भी देखिए क्या बना के रखा है। तो मैं समझती हूँ कि कश्मीर आज 370 हटने के बाद हम सब कश्मीर जा सकते हैं, हम सब अपने घर बना सकते हैं वहाँ पे। आज कश्मीरी पंडितों को हम सिर्फ कश्मीरी पंडित इसलिए कहते रहे क्योंकि वहाँ पे और कोई जा ही नहीं सकता था, लेकिन कश्मीरी पंडित तो सबसे पहले भारतीय हैं, जैसे आप हैं, मैं हूँ। हम राजस्थान के किसी आदमी को ये नहीं कहते राजस्थानी है या तमिलनाडु का है, पर इनको कश्मीरी पंडित ज़रूर कहते हैं इनको। लेकिन भारतीय इनको कहना शुरू करना चाहिए, और वहाँ की जो डेमोग्राफी है वो पूरी बदलनी बहुत ज़रूरी है। भारत अखंड होना चाहिए, और इसकी वजह से ये मेरे दिल को बहुत हर्ट किया था इस बात ने। और वो बच्ची बेचारी इतनी प्यारी है, उसको पता चलना चाहिए वो किस देश में रहती है और क्या खूबी है उसके देश की। थैंक यू वेरी मच। एक सेकेंड, थोड़ा सा लास्ट में सुरेंद्र कौल जी आप सबको धन्यवाद करना चाहते हैं सारे कश्मीरी हिंदुओं के बिहाफ पे, या पूरे समाज की तरफ से